देखो भाई ध्यान से, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो डेरिवेटिव्स हमने पढ़े थे उनको यूटिलाइज कहाँ करना है रियल लाइफ में। क्लियर बात है? तो ये जो चैप्टर है आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। जैसे इसमें पहला पार्ट पढ़ते हैं आप लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है ना। सेकंड आप लोग पढ़ते हैं इसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर नॉर्मल एंड टेंजेंट वाला एक पार्ट है इसके अंदर, एक अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है ना, मे बी कट हो सकता है वो। और इसके बाद एक लास्ट पढ़ेंगे इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना। तो आज इसमें हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। देखो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उसमें अगर हम एक को चेंज करते हैं तो उसका दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सहारनपुर से दिल्ली जाता हूं, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें हैं, मेरी कार की स्पीड और टाइम। देखो अगर मैं कार की स्पीड बढ़ाता हूं तो ऑटोमेटिकली टाइम इफेक्ट होता है। क्लियर बात है ना। अगर मैं 3 आवर्स में जाता हूं और मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूं तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, स्पीड कम करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड है और टाइम है ये दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आप एक को चेंज करोगे तो दूसरा उसके साथ चेंज होगा। इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि अगर आप एक वेरिएबल को चेंज करते हैं तो उसका दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर बात है। अब देखो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dy बाय dx से। और इस dy बाय dx का मतलब आप लोग तो जानते हैं, आप तो डेरिवेटिव कहते हैं इसको, ये डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका एक्चुअल मीनिंग है चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। ये आपको ये बताता है कि जैसे जैसे हम x में चेंज करेंगे तो उसका y पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। देखो जैसे एक फंक्शन है मेरे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है अगर मैं x को डबल करता हूं ना तो y 4 टाइम हो जाता है। y आपका 4 टाइम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इफेक्ट्स पड़ने अब कि किसको चेंज करने पर किस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? देखो ध्यान से, तो ये तो हमें समझ में आ गया बच्चों के dy बाई dx का मीनिंग यहां पर है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अभी आपको एक बात और समझनी है कि आपका ये जो dy बाई dx है ये पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव कब होता है? इफ y increases as x increases। मतलब अगर x को इंक्रीज करने पर y भी इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव माना जाता है। अगर आपका dy बाई dx नेगेटिव है तो इस बात का मतलब क्या है बच्चों? ये नेगेटिव कब आएगा? अगर y क्या हो? डिक्रीजेस एज x इंक्रीजेस। मतलब अगर आप x को इंक्रीज करते हैं और y डिक्रीज होता है, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, अगर आप स्पीड इंक्रीज करते हैं तो टाइम डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आई ना। अगर आप स्पीड इंक्रीज करते हैं तो टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपके रेट ऑफ चेंज, ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप इनसे, इनकी वैल्यू नेगेटिव एंड पॉजिटिव होती है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो क्वेश्चन में आपको नहीं बताएगा कि आपको dy बाई dx की वैल्यू नेगेटिव रखनी है या पॉजिटिव। वो आपको ये बताएगा कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है देन पॉजिटिव लेके चलेंगे, और अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नेगेटिव लेके चलेंगे।
बात समझ में आ गई? देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को, देखो भाई अभी एग्जांपल करते हैं एनसीईआरटी से, उसको डिस्कस करेंगे अभी पहले। देखो भाई एनसीईआरटी से एक एग्जांपल करते हैं और उसमें देखते हैं हम लोग कैसे फॉलो करते हैं चीजों को। देखो एग्जांपल नंबर 1 दिया है क्वेश्चन कि द फाइंड द रेट ऑफ change of the area of a circle with respect to r, or r is what? Its radius. When r is equals to 5 centimeter, when r is equals to 5 सेंटीमीटर, सॉल्यूशन देखो, कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर के लिए, ठीक है ना? जैसे वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है। देखो भाई फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। इसका मतलब रिक्वायरमेंट है चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। क्लियर? तो आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करूं तो मेरे ख्याल से पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब ए आपके पास पाई आर स्क्वायर है। और अगर आप यहां से डी ए अपॉन डी आर चाहते हैं, डी ए अपॉन डी आर, तो आपको इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू आर, विद रेस्पेक्ट टू आर। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर इन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा आपका डी ए अपॉन डी आर, पाई पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं बच्चों, डी आर, और डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू पाई इंटू टू आर। समझ में आ गया आप लोगों को? डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। क्लियर? इधर ध्यान दो, कहता है when r is equals to 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स दैट, अब यहां ऐसे लिखेंगे आप लोग, देखो ध्यान से, डी ए अपॉन डी आर, यहां पे लिख देना r इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब अब इसे क्या करेंगे, इसमें r की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, 2 पाई इंटू 5, तो फाइनली आंसर विल बी 10 पाई, आंसर विल बी 10 पाई। अब इसकी ऐसा यूनिट देखो, इधर यूनिट कैसे लिखते हैं, इधर ध्यान दो सब लोग, नहीं तो यूनिट्स गलत लिखोगे आप लोग। इधर देखो, ये है क्या चीज, डी ए अपॉन डी आर, मतलब ऊपर एरिया है और नीचे डिस्टेंस है, एक रेडियस डिस्टेंस ही होता है। तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। इसे कट मत कर देना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में तोड़ा देना, ठीक है ना? क्लियर बात है? इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है कि रेडियस में अगर 1 सेंटीमीटर का चेंज होता है तो एरिया में 10 पाई का चेंज होता है। कब? जब उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर थी। क्लियर? कोई इश्यू तो नहीं है? नेक्स्ट देखिए,
देखो ध्यान से, कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। बुक है सबके पास आप लोगों की? है? ठीक है, आप लोगों के पास नहीं है, किसी पास एक्स्ट्रा तो एक्सचेंज कर लो। आप दोनों के पास है बुक? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बच्चा सब लोग। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन समझो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखो क्या कह रहा है, वॉल्यूम जो है बच्चों वो इंक्रीज हो रहा है एट अ रेट 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस बात का मतलब समझो क्या है, इधर ध्यान दो, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है पर सेकेंड, इसका मतलब यहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सेकेंड नहीं, विद रेस्पेक्ट टू। इसका मतलब यह है कि ये आपको बताना चाह रहा है कि dv अपॉन dt की जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। क्लियर? अच्छा, मैंने इसको पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि उसने बोला है इंक्रीज हो रहा है। अगर ये बोलता कि डिक्रीज हो रहा है तो मैं इसको नेगेटिव लेता। नेक्स्ट लाइन रीड करो फटाफट से। ये कह रहा है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब इसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, इसकी रिक्वायरमेंट है dA अपॉन dt। सरफेस एरिया को ऐसे लिख लूं क्या बच्चों? ये सरफेस एरिया लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अभी बताते हैं, यहां बता भी दूं मैं आपको एस क्या है, सरफेस एरिया। क्लियर? और यहां पर आप लोगों को कब पूछा है? जब एज जो है वो 10 है। मतलब आपको यह भी बताया गया है बच्चों कि यहां पर ए की वैल्यू 10 है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, लेट कर लेता हूं ईच साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, इधर ये वॉल्यूम दे रखा है, कुछ ना कुछ तो जरूरत होगी इसकी, कुछ ना कुछ तो जरूरत होगी ना इसकी। देखो क्या जरूरत है मैं बताता हूं इसकी। वॉल्यूम कितना होता है भाई क्यूब का? ए क्यूब। अब इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? टी। अब आप हो गया, आपके दिमाग में ये बात कैसे आ रही है कि आप टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो? उठाओ इसे ए के रिस्पेक्ट में मारो। नहीं, क्योंकि मुझे dv अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है, dv अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू t, अब जरा एक बार नोट करना छोड़ो, इधर देखो, इधर ध्यान दो, नहीं ये मिस्टेक होगी आप लोगों से। ये तो बनेगा बच्चों dv अपॉन dt, ये बनेगा इधर देखो d अपॉन dt ए क्यूब। ये मत सोचना कि ये कांस्टेंट है, यही वो साइड है जो चेंज हो रही है। ठीक है ना? तो देखो क्या होगा यहां पर, इधर ध्यान देना सब लोग, ये भी वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा v भी, तो ये आ जाएगा 3a², लेकिन जहां भी a का डिफरेंशिएशन होगा वहां ये dA अपॉन dt छोड़ देगा, वहां ये dA अपॉन। अब भाई आपको कैसे पता चलेगा कब छूटेगा ये कब नहीं? देखो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप a का, अगर आप a के रिस्पेक्ट में करते तो यहां पर कुछ भी नहीं बचता, लेकिन अगर आप किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां पे ही आएगा। अब भाई dv अपॉन dt कितना है मुझे बताओ फटाफट से? 9 है, तो 9 यहां रख देते हैं, 3a² यहां, और ये आ गया आपका dA अपॉन dt
ए अपॉन डी टी। अब यहां से डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बच्चों। डी ए अपॉन डी टी और 9/3 ए स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी, फाइनली आपको कितना मिल गया 3/ए स्क्वायर। इसको अपना बचा के रखो, संभाल के रखो, काम आएगा भी। क्लियर? अब ये निकालना है ना। नाउ आपको पता सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? कितना होता है बच्चों? 6a। इसका मतलब s की वैल्यू होती है 6a। डिफरेंशिएट कर डालो इसको विद रेस्पेक्ट टू t इन बोथ साइड्स, तो ये आएगा ds अपॉन dt। 6 2 12a और a का डिफरेंशिएशन जहां करोगे डी ए अपॉन डी टी लीव कर देगा, इसलिए निकाल के लाए थे उसको। समझ रहे हो? इसको यहां पुट करने के लिए निकाल के लाए थे पहले से। 12a इंटू पुट करो भाई 3/ए स्क्वायर, ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरे ख्याल से ds अपॉन डी टी फाइनली कितना बचेगा? 36/ए। 36/ए। क्लियर? अभी आपको डायरेक्ट ds अपॉन dt नहीं चाहिए, आपको ds अपॉन dt कब चाहिए? जब a की वैल्यू 10 होगी, तो ये 36/10 हो जाएगा और ये आपका 3.6 ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, नीचे सेकंड। क्लियर है ना? यूनिट समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहा हूं मैं? ऊपर एरिया है और नीचे टाइम। क्लियर? अगर हम लोग एग्जांपल नंबर 3 की बात करें तो देखो क्या कहता है एग्जांपल नंबर 3, ध्यान से देखना सब लोग। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। बुक में देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहता है एट एन इंस्टेंट when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast the enclosed area increasing? देखो ये क्या कह रहे हैं। आपने देखा होगा अगर किसी लेक में आप पत्थर मारते हैं, कोई पत्थर ड्रॉप करते हैं किसी लेक में जाके, तो वहां पे क्या होता है, ऐसे वेव्स बनती हैं। यहां पत्थर मारा, अब ये वेव्स सर्कुलर फॉर्म में बढ़ेंगी। तो इधर दो चीजें इंक्रीज हो रही हैं, एक तो इसकी रेडियस इंक्रीज होती जा रही है इन सर्कल्स की, और एक इन सर्कल्स का एरिया इंक्रीज हो रहा है। इसका एरिया इससे ज्यादा है, ये वाला, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा, तो एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये कह रहा है आपसे कि भाई हमें बताओ, एक बार रिपीट कर लेते थे क्वेश्चन। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक and waves moves in circles at a speed 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? अब भी स्पीड का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं हम लोग। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को हम लोग स्पीड कहते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना भाई, डिस्टेंस आर चल रहा है आपका, डिस्टेंस आपका आर चल रहा है और टाइम हो जाएगा आपका टी। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं एग्जांपल नंबर 3 में देखो, इसने कहा स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी दे रखी है उन्होंने? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अरे भाई स्पीड किस चीज की है? ये आर के इंक्रीज होने की तो है ना, आर ही तो चेंज हो रहा है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब ये जो स्पीड है, इसका मतलब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब पूछते हैं, ये बताओ बच्चों कि इसका एरिया
कितनी तेजी से चेंज होगा जब आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। तो भाई एरिया कितना है, सर्कल आप जानते होंगे कितना होता है भाई, पाई आर। तो ए आ गया ये पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो इसको विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये आएगा आपके पास डी ए अपॉन डी टी पाई डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर, डी ए अपॉन डी टी 2 पाई आर हो जाएगा ये, और साथ में यहां पर ये डी आर अपॉन डी टी लीव करेगा, इसी वजह से दिया था इसने, ये समझ रहे आप लोग, ये स्पीड इसी की दी थी। तो डी ए अपॉन डी टी कितना आ गया बच्चों, 2 पाई आर इंटू 4। तो डी ए, एक सेकेंड यहां पे लिख देते हैं इसको, सही कर रहे थे, डी ए अपॉन डी टी 2 पाई आर इंटू 4, ये 4 यहां से वैल्यू यहां प्लेस कर दी हमने, तो डी ए अपॉन डी टी आ गया आप लोगों के पास 8 पाई आर। लेकिन पता है उसे आंसर कब चाहिए, उसे आंसर चाहिए, देखो इधर ये रेडियस इंक्रीज हो रही होगी ना, इधर ध्यान दो, ये रेडियस इंक्रीज हो रही होगी ना, एक टाइम ऐसा आया होगा ना जब ये रेडियस यहां पे 10 सेंटीमीटर हुई होगी, उस क्षण एरिया कैसे बढ़ रहा था, क्योंकि इसका एरिया हमेशा बराबर नहीं बढ़ रहा, पहले धीरे धीरे बढ़ा फिर तेजी से बढ़ा, क्योंकि सर्कल बड़े होते चले गए। जब इसकी रेडियस 10 पे पहुंची, उस क्षण में, उस टाइम पर, उस इंस्टेंट पर कितना तेजी से इंक्रीज हो रहा था वो पूछ रहा है। तो भाई आपसे पूछ रहा है ये डी ए अपॉन डी टी कब, जब आर की वैल्यू 10 है, और ये हो जाएगा आपका 8 पाई इंटू 10, और ये आपका फाइनली हो जाएगा 80 पाई, और यूनिट क्या रहेगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। रिपीट होता है क्वेश्चन, ये एग्जांपल में भी है, एक्सरसाइज में भी है। एग्जांपल नंबर 4, क्वेश्चन देखेंगे बुक में, कहता है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट 3 सेंटीमीटर पर मिनट and the width y increasing at the rate 2 centimeter per minute. When x is equals to 10 centimeter and y is equals to 6 centimeter, find the rate of change of perimeter and rate of change of area. तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ ये बता रहे हैं x और ब्रेथ ये बता रहे हैं y, क्लियर। और भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने मुझे अभी बताया कि जो लेंथ है वो टाइम के साथ 3 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज हो रही है। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो आप इसे क्या करोगे, आप इसे नेगेटिव लोगे, क्लियर। और जो इसकी ब्रेथ है वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब डी वाई अपॉन डी टी 2 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो इन्होंने नहीं बोला था नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, इन्होंने बस बताया था कि इन्होंने बताया था क्या, कि डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज का मतलब मुझे पता था क्या है, मैं नेगेटिव लूंगा इसको। अब देखो इनकी 2 रिक्वायरमेंट है बच्चों, इनकी रिक्वायरमेंट नंबर 1, इनको चाहिए डी ए अपॉन डी टी जब x की वैल्यू कितनी हो, 10 हो, और y की वैल्यू 6 हो। ये इनकी पहली रिक्वायरमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं वो स्वैप हो गए, मैं बी में लिख लेता हूं उसको। और सेकेंडली इनको चाहिए पेरीमीटर, मतलब dp अपॉन dt जब x की वैल्यू 10 हो और y की वैल्यू 6 हो। कोई बात नहीं, बुक में ये ए पार्ट दिया है वो बी पार्ट दिया है, हमें दोनों करना है, क्लियर। अब भाई एरिया तो आप जानते हैं कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और ये भी आपको पता है लेंथ हमारे पास x है और ये y है, और इनमें दोनों में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पर डिफरेंशिएट करना है इसको आपको
विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये तो बन गया सीधा सीधा डी ए अपॉन डी टी। इधर क्या करें, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई एज इट इज, और इसका हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। एक्चुअली एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, वहां वो डी एक्स अपॉन डी टी छोड़ देगा, और वाई का डिफरेंशिएशन 1 होगा, वहां पर वो डी वाई अपॉन डी टी लीव कर देगा। ये रखी वैल्यूज डी एक्स अपॉन डी टी एंड डी वाई अपॉन डी टी पुट कर देते हैं, डी ए अपॉन डी टी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी टी कितना है बच्चों 2 और प्लस वाई ये -3। तो मेरे ख्याल से डी ए अपॉन डी टी जो फाइनली आ रहा है हमारा वो 2x माइनस 3y आ रहा है। लेकिन इन लोगों की रिक्वायरमेंट है कि आप डी ए अपॉन डी टी कब बताना है आपको, जब x की वैल्यू कितनी है 10 और y कितना है 6, तो रख दो इसमें 2 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 6, इसका मतलब 20 माइनस 18 फाइनली 2 आएगा, और ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और नीचे मिनट आएगा। अच्छा, इस सिचुएशन में इसका एरिया इंक्रीज हो रहा होगा डिक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। डिक्रीज होता तो नेगेटिव आता, डिक्रीज होता तो ये नेगेटिव आता। क्लियर। नेक्स्ट देखिए पेरीमीटर, क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, 2 इंटू एल प्लस बी। लो नोट कर लेना, पहले इसको देख लो बेटा। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इधर ध्यान दो, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो इसको। एक सेकंड पहले रिप्लेसमेंट करो, लेंथ को x और ब्रेथ को y। अभी डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू t इन बोथ साइड। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो आएगा dp अपॉन dt, 2 एज इट इज रहेगा, या dx अपॉन dt आ जाएगा, और प्लस dy अपॉन dt, dp अपॉन dt 2, dx अपॉन dt कितना दिया है बच्चों -3, और dy अपॉन dt +2, dp अपॉन dt 2 -1 -2 सेंटीमीटर पर मिनट लिखना बच्चों, पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होती, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम है ये कहां रखे भाई, एक्स और वाई की वैल्यू कहीं भी मत रखो। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि वो एक्स और वाई पे डिपेंड ही नहीं करता, वो कॉन्स्टेंटली ही डिक्रीज हो रहा है, समझ गए, वो सेम रेट से डिक्रीज हो रहा है, वो इस एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि उसकी पेरीमीटर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है, ऐसा नहीं कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम, समझ रहे हो। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 5, ये आपसे कह रहा है द टोटल कॉस्ट CX in rupees associated with the production of X unit of an item is given by। देखो यहां पर ये CX गिवन है, ये एक फंक्शन है जो आपको प्रोडक्शन की कॉस्ट फाइंड आउट करके देता है। पता ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन आप इसमें ये बताओ कि आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। मान लो कोई टॉय कंपनी है, उसने 500 टॉय बनाए, ठीक है ना, तो 500 यहां पुट कर देंगे एक्स के प्लेस पे, आपको टोटल कॉस्ट बता देगा कितनी आएगी, ठीक है ना। अब ये आपसे कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। जब 3 यूनिट हम बनाएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आएगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो डी बाय डी एक्स ऑफ सी एक्स होती है, डी बाय डी एक्स ऑफ सी एक्स होता है। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो डी बाय डी एक्स ऑफ
CX होती है, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखो, आपको डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, 0.005 एक्स क्यूब, 0.002 एक्स स्क्वायर प्लस 30x और प्लस 5000। फाइनली यू विल गेट व्हाट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0.00, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों, ये बाहर आएगी पावर, तो 0 ही आएगा मेरे ख्याल से 15, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.004 एक्स, और ये 30, और लास्ट में ये 0, कहां पर बेटा, अच्छा ये 0.02 है, एक 0 कम होगी अभी, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा इसने मार्जिनल कॉस्ट पूछी कब है, जब कितना यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है, 3, मतलब ये आपसे मार्जिनल कॉस्ट तब पूछ रहा है, कहां बेटा, 0.04 से पहले ये माइनस है, ओके अभी ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट कब पूछ रही है, आप चाहो तो एम लिख लो, एम सी लिख लो, वो दिक्कत नहीं है, जब आप एक्स की वैल्यू 3, एक बार ये भी चेक कर लो 3 प्रोड्यूस कर रहा है ना, बस इसमें आप क्या करो 0.015, और ये आपका हो जाएगा बच्चों 3 स्क्वायर 0.04 इंटू 3 प्लस 30, 0.015 इंटू 9, 0.04 इंटू 3 प्लस 30, कितना आ रहा है बच्चों, ये 0.135 आएगा ना, माइनस 0.12 प्लस 30, फाइनली 30.135 माइनस 0.12, सब्ट्रैक्ट करना भी कितना आ रहा है, इसको देखना जरा, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से आपका 30.015, यही आ रहा है। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट कुछ नहीं होगी, कॉस्ट है तो रुपीज में रहेगी, ठीक है ना, कॉस्ट है तो ये रुपीज में रहेगी। आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा, अच्छा वो अप्रोक्सीमेट किया हुआ इन लोगों ने, क्लियर। देखो सेम आपका एग्जांपल नंबर है 6, अपने आप कर लेना, यहां पे मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है, सॉरी यहां पर कॉस्ट दे रखी है, वहां रिवेन्यू दे रखा है, इसमें मार्जिनल कॉस्ट पूछी है, उसमें मार्जिनल रिवेन्यू पूछा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके एक्स की वैल्यू पुट कर देना, समझ गए ना। तो ये आपका एग्जांपल नंबर हो जाएगा 6। कोई इशू, बुक से क्वेश्चन नंबर 1 करो 6.1 का एक्सरसाइज, आप लोग सेल्फ में ट्राई करेंगे आज कम से कम 10 क्वेश्चन तक, ठीक है ना। मैं प्रॉब्लम लूंगा इसकी, लेकिन सेल्फ में रीड करो और देखो क्या गिवन है, तभी आपको पता चलेगा।